अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जर्री पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मालियाती पॉलिसी जैसा कि आपने सीखा कि वो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करनी होती है और गवर्नमेंट अपने आलातकार को छेड़खानी करते हुए उसमें से अमेंडमेंट करती है, और ऑब्जेक्टिव उसका यही होता है मुल्क में अफरात दर तफरीत दर का खात्मा, मुल्क में तरक्की करना, रोजगार के मौके पैदा करना और अपनी इकोनॉमी को मुस्तहकम करना। अब यही ऑब्जेक्टिव जर्री पॉलिसी के भी सामने है, लेकिन इसका तरीकाकार मुख्तलिफ है। इसने गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना, जो इसके इख्तियारात है उनको इस्तेमाल करते हुए इसने पॉलिसी बनानी है। गवर्नमेंट इनके इख्तियारात में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और जर्री पॉलिसी वाले वो मालियाती पॉलिसी को इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक दूसरे के साथ मुशावरत जरूर कर सकते हैं, जिससे वो पॉलिसी में तकरीबन वो उसकी बेहतरी के लिए कोई ऐसा लाया अमल बना सकें, लेकिन रहना इन्होंने अपने अपने लिमिटेशंस के अंदर ही है, उनसे बाहर नहीं निकलना। तो इसके इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मालियाती पॉलिसी, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जरी पॉलिसी। जरी पॉलिसी आपका सेंट्रल बैंक वो बनाता है, वही तय करता है, वही इसे लागू करता है, और इसका हर साल एक बजट भी आता है। गवर्नमेंट एक बजट बनाती है, बाय द वे। हर साल सालाना बजट आता है, पता है आपको कि नहीं पता? जुलाई में आता है और वो अगले साल जून तक चलता है। 12 महीनों का ये बजट होता है। वो एक मिनी बजट भी आता है, वो 6-6 महीने बाद आता है, साल में दो आते हैं। एक आपका सालाना बजट आता है जो जुलाई से लेके जून तक चलता है। तो इसे बोलते हैं फिस्कल ईयर। तो ये लिखा होगा फिस्कल ईयर FY 2025। अगर कहीं पे आप ये पढ़ें तो इसका क्या मतलब होगा भला? ये इस वक्त फिस्कल ईयर 2024 चल रहा है कि 25 चल रहा है? तो याद रखनी है, अभी फिस्कल ईयर 2024 चल रहा है, और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा जून के एंड तक, एंड ऑफ जून। तो जैसे ही ये खत्म होगा, फिर फिस्कल ईयर 25 वो इम्प्लीमेंट होगा, और अगले साल एंड ऑफ जून तक चलेगा, क्योंकि यकम जुलाई को नया बजट पेश होता है, नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह हमारा अंग्रेजी साल जनवरी टू दिसंबर होता है, इसी तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाते हैं उनको बोलते हैं फिस्कल ईयर, और इकोनॉमी का फिस्कल ईयर ये जून टू जुलाई चलता है। याद है की बात? ठीक है, तो वो तो आपका बजट गवर्नमेंट ने पेश करना होता है, फिस्कल पॉलिसी उसमें डिस्कस की जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने बनाई है वो भी उसमें डिस्कस करते हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट का क्या टारगेट है, शरह सूद आपने कितनी रखनी है, इसमें मनी सप्लाई वो आपने ज्यादा करनी है या कम करनी है, वो भी उसी बजट में डिस्कस किया जाता है। तो दोनों तरह की पॉलिसी उसमें डिस्कस की जाती है। तो बहरहाल ये जरी पॉलिसी आपका सेंट्रल बैंक, जिस तरह पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वही लागू करता है। इसमें अफरात ज़र तफरीत ज़र दूर करके मुआशी इस्तेहकाम लाया जाता है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करके। अभी यहाँ पे नीचे इसकी डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। मुल्क का मरकजी बैंक बाजार जर, जर की मकदार और जर एतबार की मकदार को कंट्रोल करने के लिए जो भी इकदाम करता है उन्हें जर्री पॉलिसी कहते हैं। ये डेफिनेशन है। मुल्क के मरकजी बैंक की जानिब से इख्तियार करदा ऐसी पॉलिसी जो जर और जर एतबार की मकदार पर असरअंदाज होती है, उसे जर्री पॉलिसी कहते हैं। इसके आलात कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% इन दोनों में से, मालियाती पॉलिसी और फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको। और इन दोनों क्वेश्चंस की भी अगर मैं डिवीजन करूं तो 60% चांसेस हैं आपको जर्री पॉलिसी के आने के, और 40% चांसेस हैं इस दफा आपको मालियाती पॉलिसी के आने के। तो उस हिसाब से जरा चौकस होकर तैयार करना अपना ये काम। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछता होता है, बैंक रेट पॉलिसी या पॉलिसी रेट में तब्दीली। सबसे पहला उसका टूल ये है कि वो बैंक रेट में चेंज लेके आएगा। अब इंटरेस्ट रेट तो आपने पढ़ा है, शरह सूद। अगर आप बैंक से कर्जा लेने जाते हैं, वो बैंक आपको इंटरेस्ट लेगा उसके ऊपर। वो इंटरेस्ट जो भी चाह रहा है, 10% चाह रहा है तो 1000 रुपये में आपने 100 रुपये ऊपर देना है। 5% चाह रहा है तो आपने 50 रुपये ऊपर देने हैं। वो तो हो गया इंटरेस्ट रेट। एक बैंक रेट होता है, ये क्या चीज होती है, कोई आइडिया है आपको? याद रखना है अब, ये सेंट्रल बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, उनको एक रेट बताता है कि आपने आगे, आपके पास जो एंड यूजर या कस्टमर आएंगे, आपने ये रेट चार्ज करना है। वो बैंक रेट होता है जो स्टेट बैंक ने आपके नीचे जितने भी कमर्शियल बैंक है, लाइक मिजान बैंक, MCB, हबीब बैंक, मेट्रो, हबीब मेट्रो, UBL, ABL वगैरह वगैरह,
उन सबको कहीं ना कहीं से तो इंस्ट्रक्शन आती है ना, उन्होंने क्या कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो उस बैंक ने जो इंस्ट्रक्शन दी उसे बैंक रेट कहते हैं। अब फर्ज कर लें बैंक रेट उनको मिल गया 5%। स्टेट बैंक ने सब किसी के लिए एक ही रेट रखना होता है, उसने ये नहीं कहना होता कि फैसल बैंक आप अपना रेट ये रखें, हबीब बैंक आप रेट ये रखो, उसने सबके लिए एक जैसा ही रेट रखना है। आगे उन बैंक्स की अपनी अपनी गुडविल है, जिसकी जरा थोड़ी सी गुडविल बन गई हुई है, वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई करके लोगों को ऑफर करता है। और जिसकी अभी गुडविल इतनी नहीं बनी होती, जो मार्केट में भी नया है, तो वो इस रेट से थोड़ा सा नीचे रख लेता है ताकि उनके पास कस्टमर ज्यादा हैं। तो अपनी अपनी गुडविल को यूज करते हुए, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांचेज हैं, जो जितना ज्यादा पुराना है, जितना हबीब बैंक, एमसीबी, ये बहुत पुराने बैंक हैं, तो ये अपनी गुडविल को इस्तेमाल करते हुए इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई कर देते हैं। 19-20 का फर्क होता है तमाम बैंकों के इंटरेस्ट रेट में। ये नहीं होगा कि जिधर भी जाएं आपको सेम रेट मिलेगा, ठीक है, लेकिन पीछे से जो सेंट्रल बैंक उनको अलॉट करता है उसे बैंक रेट बोलते हैं। समझे बात? जी। अच्छा, वो शरह सूद जिस पर मरकजी बैंक तजारती बैंकों की जानिब से पेश करदा हुंडियों, हुंडियों बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, पर दोबारा बट्टा लगाता है। हुंडियों पर बट्टा लगता है, तो ये भी एक खैर डिटेल में फाइनेंस की टर्म है, क्योंकि एक दफा तजारती बैंक इन्हें बट्टा लगा चुके होते हैं या इन पर कर्ज फराहम कर चुके होते हैं, और इन्हें कर्ज फराहम करता है इस शरह सूद को बैंक रेट पॉलिसी या दोबारा बट्टा लगाने की शरह कहते हैं। जबकि अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान में स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक रेट 13.25 था, जबकि जून 2020 में ये रेट 7% कर दिया गया, 2021 में 7.25। ये बुक जिसके पास नहीं होगी, नया एडिशन होगा, उसके पास ये फिगर भी लेटेस्ट होंगे, पुरानी सेकंड हैंड ली होंगी। तो जिस तरह यहाँ पे 2021 तक का मैक्सिमम बताया होगा, आगे की हमारे पास फिगर नहीं है, तो ये फिगर नई बुक में हो सकता है थोड़े से चेंज हो। ये पहला आगे इसकी सारी डिटेल है, ये बेशक आप काट दें। पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये क्या लिखा हुआ है जी? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है सेंट्रल बैंक की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि अपने बॉन्ड्स वगैरह वो लोगों को या तो बेच देना या उनसे खरीद लेना, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो ये पॉलिसी को देखते हुए, अगर तो बैंक ये चाहता है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, यानी कि मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ वो ज्यादा हो, तो फिर बैंक क्या करेगा, वो अपनी कफालतें और सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह वो लोगों से खरीद लेगा, जिससे वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगी और पैसा लोगों के पास चला जाएगा। लोगों के पास जाने का मतलब वो इसको खर्च करेंगे और मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ ज्यादा हो जाएगी। इसके उलट अगर बैंक ये चाहता है कि लोगों के पास दौलत की सर्कुलेशन जरा कम हो, क्योंकि महंगाई होती जा रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ ये कम करनी है, तो फिर बैंक अपनी सिक्योरिटीज, कफालतें और बॉन्ड्स वगैरह लोगों को बेचेगा, जिसकी वजह से वो पैसा बैंक में आके स्टक हो जाएगा और लोगों के पास बॉन्ड्स हो जाएंगे। समझ लग रही है बात? हाँ। इस तरीके के मुताबिक मरकजी बैंक हुकूमत की सिक्योरिटियां, कफालतें खरीदता या फरोख्त करता है। अगर मरकजी बैंक ये महसूस करता है कि मुल्क में तजारती बैंकों का तर्ज अमल अफराते जर पैदा कर रहा है, तो हुकूमत की कफालतों को फरोख्त करेगा, तजारती बैंक इन्हें खरीदेगा। इस तरह तजारती बैंकों के वसाइल कम रह जाएंगे। जब वसाइल कम होंगे तो वो लोगों को कर्जा भी कम देंगे, जिसकी वजह से जर की गर्दिश वो कम हो जाएगी और अफराते जर पर कंट्रोल हो जाएगा। इसके बरक्स वो ऑपोजिट दूसरी कंडीशन हो गई। डन। नंबर 3, इसके टोटल कितने पॉइंट हैं? 10। 10 पॉइंट हैं, तो अभी 5 हम कर लेते हैं, 5 कल करेंगे। नंबर 3 पे कौन सा पॉइंट है जी? महफूज जर के तनासुब में तब्दीली, रिजर्व रेशो। ये ध्यान से सारी समझने वाली बातें हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब जिस तरह ये महफूज जर का तनासुब है, अगले पॉइंट में नकद जर का तनासुब है, इनमें फर्क पता होना चाहिए। रिजर्व रेशो, हर तजारती बैंक पर यह लाजिम होता है कि वो अपनी तलबी और मुद्दती अमानतों का एक खास फीसद मरकजी बैंक के पास बतौर महफूज जर रखे, जिसे पाकिस्तान में हर तजारती बैंक को अपनी अमानतों का 5% स्टेट बैंक के पास रखना पड़ता है। इस तनासुब को मरकजी बैंक ही तय करता है और वही इसको तब्दील करता है। अगर मरकजी बैंक महफूज जर के तनासुब को बढ़ा दे, तो महफूज जर का तनासुब, सबसे पहले तो ये समझें कि जिसने भी कमर्शियल बैंक नया स्टार्ट करना है ना,
लाइक यूबीएल है, एबीएल है, आपका अस्करी बैंक है, हबीब बैंक है, उसने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक में जमा करवानी होती है। अब वो सिक्योरिटी कितनी होती है? टोटल डिपॉजिट का 5%। एक मिसाल के तौर पे अगर तो 5% है, तो मतलब बैंक के पास जितना भी पैसा जमा हुआ उसका 5% वो एज अ सिक्योरिटी जमा करवा देगा सेंट्रल बैंक को। और वो सिक्योरिटी जमा करवाने का फायदा क्या होता है? ताकि कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसने वापस सेंट्रल बैंक से कर्जा भी लेना होता है, बुरे हालात आ जाए तो ये बैंक फिर कर्जा भी लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो अगर तो उन्होंने अपने पास जमा करवाया होगा फिर ही कर्जा लेंगे, और साथ इनके कोई और दूसरे इश्यूज भी होते हैं, बाज़ औक़ात बैंक डिफॉल्ट कर देता है, कोई ब्लंडर कर देता है, तो स्टेट बैंक के पास उनका कुछ ना कुछ रुपया पैसा वो पड़ा होता है मानद के तौर पे, जिससे कंपनसेशन हो सकती है। तो बहरहाल अगर महफूज दर का तनासुब 5% से ज्यादा करके 10% कर दिया अगर तो सेंट्रल बैंक ने, तो इसका मतलब ये हुआ अब नीचे जितने भी तजारती बैंक हैं उनके पास कैश और जर की तादाद, क्वांटिटी वो कम हो गई है। अगर कम हो गया तो मतलब वो लोगों को अब कर्जा भी कम देगा, कर्जा कम देगा तो फिर लोग तजारत या कारोबार कम करेंगे, मार्केट में पैसा कम आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। इसके बरक्स अगर बैंक ये चाहता है कि मुल्क में तजारती सरगर्मियां ज्यादा हों, तो महफूज दर का तनासुब कम कर दिया जाता है। 5% की बजाय वो 2.5% पे ले आएगा, जिससे बैंकों में, तजारती बैंकों के पास पैसा ज्यादा चला गया, वो कर्ज भी ज्यादा दे सकेंगे और लोग तजारत भी ज्यादा कर सकेंगे, कारोबार ज्यादा कर सकेंगे। आगे है जी आ रही है। नकद दर के, ठीक है, नकद दर के तनासुब में तब्दीली। अब ये रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ऊपर रिजर्व रेशो थी। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है? हर तजारती बैंक पर ये लाजिम होता है कि वो अपनी तलबी अमानतों का एक खास फीसद अपने पास नकद जर के तौर पर रखे, ताकि वो अपने अमानत गुजारों के मुतालबात पूरे कर सके। जैसे पाकिस्तान में हर तजारती बैंक के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी तलबी अमानतों, डिमांड डिपॉजिट का 30% अपने पास रखे। इस तनासुब को तब्दील करके मरकजी बैंक तजारती बैंकों की सरगर्मियों पर असरअंदाज हो सकता है। अब नकद जर का तनासब ये है कि एक शख्स जिसने कर्जा लेना है उसको बैंक कहता है कि आप अपने कोई चीज हमारे पास गिरवी रखवाएं या बाइक रखवाएं। अगर उसने उतनी मालियत का कर्जा लेना है, बाद औक़ात घर के कागजात वो भी रखवाए जाते हैं। अगर तो बैंक ये चाहता है कि लोग कर्जा ना लें तो वो इन शराइत को सख्त कर देगा। अगर बैंक ये चाहता है कि कर्जा ज्यादा से ज्यादा लें और तजारत करें और कारोबार करें, तो इन शराइत को जरा नरम कर देगा। इसी तरह नकद दर के तनासुब में कमी या इजाफा करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। समझे बात? नेक्स्ट, आलात कार जिनको सेंट्रल बैंक यूज करते हुए पॉलिसी बना सकता है, उसमें क्रेडिट रैशनिंग। ये क्या होता है जी? चूंकि तजारती बैंक कर्ज वगैरह के सिलसिला में मरकजी बैंक के मोहताज होते हैं, लिहाजा मरकजी बैंक अपनी इस हैसियत को एक्सप्लॉयट कर सकता है। अगर मरकजी बैंक महसूस करे कि तजारती बैंकों की सरगर्मियों के नतीजे में अफरात ज़र पैदा हो रहा है, तो उनकी कर्ज की राशनबंदी का ऐलान कर देगा, यानी इन पर वादा कर देगा उन्हें सिर्फ एक खास मकदार में कर्ज हासिल हो सकता है। और ये सूरत हाल तजारती बैंकों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। लिहाजा वो अपने ग्राहकों को कर्ज देते वक्त मुहतात रहेंगे कि भाई हमने भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में कर्ज देना, इससे ज्यादा नहीं देना, क्योंकि हमें अब जो तजारती बैंक है, मरकजी बैंक है, उसने खबरदार कर दिया हुआ है कि हमसे उम्मीद कोई ना रखें, हम आपको ज्यादा पैसे नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो अन्नी डाल दी हुई है, लोगों को अन्य वहां कर्ज देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई का एक सैलाब वो आना शुरू हो गया। तो लिहाजा अब आप अपना हाथ जरा होला रखें, और हमसे अगर आप आएंगे तो हम आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे जिस तरह पहले मिलते थे। अब आपको जरा सोच समझ के कर्जा देंगे हम। इसे बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। ओके हो गया। नंबर 6 पे है इखलाकी तलकीन, मोरल परसुएशन। इखलाकी तलकीन में ये होता है कि बैंक मोरली उनको मोटिवेट करता है, उनको समझाता है। कोई उसने इस्लाम की बातें बता दी, कुछ वैसे ही अच्छी चीजें उनको मोटिवेट करने के लिए कि देखो भाई आपकी मेहरबानी, इस तरह करने से आपको पता है कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमें इस पे सोचना चाहिए। और जो इस किस्म की एक्टिविटीज हैं जो मुल्क में महंगाई या इसके अपोजिट दूसरी सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें हर किसी को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ अखलाकी तलकीनें वगैरह की जाती हैं। ये भी एक तरीका है मोनेटरी पॉलिसी का। चूंकि मरकजी बैंक बाजार ज़र का सरबरा होता है, इस हैसियत से वो तजारती बैंकों को मुख्तलिफ मशवरे देता है। अगर मरकजी बैंक ये महसूस करे कि तजारती बैंकों ने सट्टाबाजों और जखीरा अंदोजों को ज्यादा मकदार में कर्ज दिए हैं, जिनके नतीजे में अफरात ज़र पैदा हो रहा है, तो इन्हें अखलाकी तौर पर यह हिदायत कर सकता है ऐसी सरगर्मियों से बाज आ जाए। लेकिन ऐसी अखलाकी तलकीन का असर तरक्की याफ्ता माशरों और तरक्की याफ्ता बैंकारी के निज़ाम में मुमकिन है, जहाँ
अभी बैंकारी पाकिस्तान जैसे माशरे में भी बैंकारी निज़ाम बहुत पसमानदा है, और तजारती बैंक महज मुनाफों की गर्ज से अफरात ज़र को कंट्रोल करने में मददगार साबित होने में कोई दिलचस्पी नहीं रहते। जो डेवलप्ड नेशन है उन पे तो अखलाकी तलकीन का असर हो जाता है। इसका यहाँ पे कहने का मकसद ये है, डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन में फर्क होता है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, तहजीब याफ्ता हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं, उनको तलकीन करने का फायदा भी है। हमारे यहाँ पे गंगा ही उल्टी बह रही है, एजुकेशन इतनी है नहीं लोगों के पास, और यहाँ पे इनको तलकीन करने का फायदा कोई नहीं है। जिसको तलकीन करे वो कहता है कि हम पहले से ही आपसे ज्यादा समझदार है कि नहीं है सर। अगले पॉइंट पे आते हैं, मुख्ततम तकाजा की शरह तब्दीली। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट चेंज करके ये पॉलिसी अपने टाइट या हल्की कर सकता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? जिसने कोई जायदाद बतौर गिरवी रखवा के कर्जा लिया है, तो उनकी शराइत सख्त कर सकता है वो। अब वो ये कह सकता है कि महज घर गिरवी रखवा के, घर के कागजात गिरवी रखवा के आपको ये नहीं मिलेगा, आपको गाड़ी के साथ कागजात भी रखवाने पड़ेंगे। तो मतलब उसने कंडीशन सख्त कर दी। तो ऐसे में कर्जा लेने वाले जरा सोचेंगे कि यार ये क्या, सारी प्रॉपर्टी इनको दे दें, घर दे दिया उसके साथ गाड़ी भी देनी पड़ेगी। तो जितने शराइत सख्त होंगे लोग उतना ही कर्जा लेने से जरा अवॉइड करेंगे। तो कर्जा लेने से अवॉइड करेंगे, अफरात ज़र कंट्रोल हो जाएगा। तो मुख्ततम तकाजा की शरह वो तब्दील करके भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है ये पॉलिसी। आगे है सार्फी कर्जों पर कंट्रोल, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। आमतौर पर यह तासर है कि तजारती बैंक सरफी मकासद के लिए जो कर्ज देते हैं उनके नतीजे में भी अफरात। अब कर्ज लेने का भी तरीका है। एक शख्स जाता है, वो बोलता है जी मैंने बच्ची की शादी करनी है, मुझे कर्जा दें। इसको बोला जाएगा सार्फी कर्जा, उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कर्जा लेना है। और एक शख्स जाता है, वो जाके कहता है जी मैंने कारोबार करना है, इसके लिए कर्जा दें। तो दोनों में से किसको कर्जा मिलेगा, आप क्या कहते हैं? हाँ फिर जी। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए तो कर्जा मिल जाता है आसानी से, जिसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए लेना हो उसको नहीं देते कर्ज। तो सार्फी कर्जों पर कंट्रोल, जिसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए कर्ज लेने हैं, आप ऐसे कर्ज देना बंद कर दें, तो ऐसे भी ये कंट्रोल हो सकता है काफी हद तक। नंबर 9, बराह रास्त कदम। ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन है और जो कि मरकजी बैंक बहुत कम लेता है, डायरेक्ट एक्शन इसे कहते हैं। वो ये कि पहले एक दो तीन दफा उसने जुबानी वार्निंग दे दी, वो बैंक नहीं बाज आया अपनी हरकतों से, फिर उसने उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेके उसको नोटिस भिजवा दिया कि भाई आपको तो समझ आ नहीं रही बात, ये हमारी तरफ से ये आपके पास ये वार्निंग लेटर आ गया हुआ है। अब आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है, अगर आप बाज आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके बैंक को हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, बंद कर देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बराह रास्त कदम होता है, आमतौर पर इतनी जल्दी ये मरकजी बैंक नहीं उठाता है, लेकिन अगर कोई इसे उठाने पे मजबूर करे तो फिर इसको किस चीज की टेंशन है, उठा भी सकता है। समझे बात। नंबर 10, नशरो अशात। नशरो अशात करके भी वो लोगों को मोटिवेट और अवेयरनेस पहुंचा सकता है। लाइक उसने टीवी पे ऐड चला दिया कि भाई बंदे दे पुत्र बन जाओ, ताड़ी मेहरबानी खर्चे इन्ने ज्यादा ना करो। जैसे मुल्क में इन्फ्लेशन आ रही है और प्राइसेस कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो ये हम सब पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ शहरी होने का रोल प्ले कर सकते हैं, अगर तो अपनी जगह पे हर बंदा जिम्मेदारी ले। इसी तरह वो न्यूज़पेपर पे वो ऐड लगा सकता है, वो अपने बैंक के स्टाफ के साथ मीटिंग कर सकता है, उनको कोई पंफलेट ब्रोशर वगैरह लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। कोई सा भी इसका तरीका हो सकता है। तो इससे भी पब्लिसिटी अवेयरनेस आ जाती है। तो जिस तरह ट्रैफिक वार्डन ने अगर कोई अवेयरनेस देनी हो, तो वो इशारों पे खड़े होके उन्होंने ब्रोशर या पंफलेट हाथ में पकड़े होते हैं, जो सा भी गुजरता है कि बाइक वाला गाड़ी वाला, उसको रोक के वो बात समझाते हैं कि आप पढ़ो ब्रोशर, इसमें ये फायदे हैं, अब आपने हेलमेट पहनना है, बाकी पहनना है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो ये देखें जी, इसमें पंफलेट में लिखा हुआ है किस तरह से बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और कितना नुकसान हो रहा है, कीमती अमवात वो जाया हो रही हैं। आपकी मेहरबानी, आपके फायदे की बात है, हेलमेट पाया करो। तो जिस तरह ये ट्रैफिक वार्डन वगैरह नशर व इशाअत करते हैं, तो ये बैंक भी नशर व इशाअत कर सकता है। तो इससे भी उसको अपने मकासद काफी हद तक मिल जाते हैं। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए कंप्लीट। जरी पॉलिसी के मकासद की अहमियत, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, यहाँ से हमने डिस्कस करना है। तो मालियाती पॉलिसी हो या जर्री पॉलिसी हो, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम ही होते हैं ना। महंगाई का खात्मा, गुर्बत का खात्मा, रोजगार की फराहमी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कीमतों में इस्तेकाम, मीशत में इस्तेकाम, यही होते हैं ना मकासद। और क्या होते हैं? जी। तो सबसे पहला है जी कीमतों में इस्तेकाम, प्राइस में स्टेबिलिटी। कीमतों में इस्तेकाम के लिए जर्री बैंक को चाहिए कि वो अपना, जर्री पॉलिसी को चाहिए अपना रोल प्ले करे
और इस तरह की कोई पॉलिसी लेके आए जिससे कीमतों में इस्तेहकाम आए, क्योंकि ये बहुत ही एक जरूरी फैक्टर है। कीमतों में इस्तेहकाम होगा तो आपके इन्वेस्टर्स यहाँ पे टिक पाएंगे, सरमायाकारी करेंगे, और आपकी मईशत का पहिया चलेगा। और आपके अपने इन्वेस्टर्स के अलावा बाहर से आपको इन्वेस्टमेंट आएगी। लोग इन्वेस्टमेंट उस मईशत में करते हैं जहां पे इकोनॉमी स्टेबल हो, कीमतों में इस्तेहकाम हो, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो निज़ाम सरमायादारी के हामिल ममालिक में अफराते ज़र और तफरीते ज़र दो अहम माशी बीमारियां होती हैं। इन्हें दूर करने की खातिर जरी पॉलिसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अफराते ज़र के दौर में अगर मरकजी बैंक अपने रेट बढ़ा दे, महफूज दर के तनासब में इजाफे कर दे, खुले बाजार के अमल के तहत कफालतों को फरोख्त कर दे, तो इन इकदाम के नतीजे में तजारती बैंकों के कर्जे देने की सलाहियत कम हो जाएगी, जिससे अफराते ज़र कंट्रोल हो जाएगा। ये सारी चीजें कुछ फैक्टर ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे। लाइक ये बैंक रेट इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी इंक्रीज हुआ, और ये ओ क्या चीज है, मनी सप्लाई कम हुई तो कीमतें भी कम हो जाएंगी, किस्सा मुख्तसर आपकी अफराते दर कंट्रोल हो जाएगी। ये नीचे बल्कि लिखा हुआ है बैंक रेट है, आर महफूज दर का तनासुब है, ओपन मार्केट ओ ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बिल्कुल ठीक, खुले बाजार का अमल। इसके बरक्स तफरीते दर में इसके अपोजिट वो काम कर लेगा। समझे बात का, तनकीदी जायजा काट दो। दूसरा पॉइंट, बेरोजगारी को दूर करना। अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए भी आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग मतलब सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान जैसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी में बेतहाशा इजाफा है, दिन ब दिन बेरोजगारी। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी आ नहीं रही जिस स्पीड से पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। तो जब आबादी में ज्यादा तेजी से इजाफा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज में कम तेजी से इजाफा होगा, तो नतीजे के तौर पे बेरोजगारी ऊपर जाएगी ना। जी। तो ये भी एक वजह है मुल्क में बेरोजगारी की। लिहाजा बेरोजगारी को दूर करने की खातिर जरूरी पॉलिसी पर इन्हिसार किया जा सकता है। यहाँ से अगर एक नरम जरूरी पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, ये मैंने बताया होगा ना क्या होती है, ठीक है, इख्तियार की जाए, जिसके तहत मरकजी बैंक अपने बैंक रेट को कम कर दे, खुले बाजार के अमल के तहत वो हुकूमत की कफालतों को वापस खरीद ले और तजारती बैंकों के महफूज दर को तनासुब को कम कर दे, तो इससे भी बेरोजगारी के मसाइल खत्म हो सकते हैं। ये बैंक रेट नीचे चला जाए, रिजर्व रेशो ये भी नीचे आ जाए, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी, ये चीजें नीचे आए तो इसे नरम पॉलिसी कहते हैं, इजी मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारी चीजें ऊपर जाएं उसे फिर टाइट या सख्त मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो इसके नतीजे में अगर नरम पॉलिसी है, ये सारी चीजें नीचे आ रही हैं, तो ये सरमायाकारी ऊपर जाएगी, कौमी आमदनी ऊपर जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट भी ऊपर जाएगी। एम्प्लॉयमेंट ऊपर जाने का मतलब बेरोजगारी नीचे आ गई ना, तो ये बेरोजगारी नीचे आ जाएगी। इसका तनकीदी जायजा काट दो। मौशी तरक्की एक ये भी मकसद होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का। मुल्क मौशी तरक्की करना चाहता है। अगर किसी मुल्क की फीकस और कुल की कौमी आमदनी में मुसलसल इजाफा होता जाता है, तो ये सूरत हाल माशी तरक्की को जाहिर करती है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में ये जबरदस्त ख्वाहिश पाई जाती है कि वो जल्द अज जल्द माशी तरक्की हासिल कर लें। इनके पास जराए की माली जराए की किल्लत होती है। लिहाजा अगर मरकजी बैंक हुकूमत की कफालतों को खुले बाजार के अमल के तहत फरोख्त करे, तो हुकूमत को जो रकम हासिल होगी उनसे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेहतर करेंगे, जिससे मुल्क में रोजगार बढ़ेगा। तो ऐसे में वो फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, बैंक रेट में कमी कर सकता है। बैंक रेट में कमी होगी तो जो नीचे कमर्शियल बैंक हैं, तजारती बैंक, वो भी शरह सूद को गिरा देंगे, जिसके नतीजे में ज्यादा लोग कर्जे हासिल कर सकेंगे, मुल्क में ज्यादा सरमायाकारी होगी, और कौमी आमदनी में इजाफा होगा। और ये सारी चीजें इस तरह से चलेंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। तनकीदी जायजा इसका भी काट दो। ये टोटल कितने पॉइंट है बोला? चार, बस चार ही, ठीक है। चौथा ये पॉइंट भी देख लेते हैं, अदायगियों के तवाजन में खसारे का खात्मा। अदायगियों का तवाजन में पाकिस्तान में आपको पता है कि अदायगियों का तवाजन वो खसारे में रहता है। अदायगियों का तवाजन क्या होता है बोला? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, आइडिया है आपको? इस पे कोई 2-3 मिनट की मेरे चैनल पे वीडियो बनी होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी वर्सेस बीओटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक होता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। वो वीडियो आपने देखनी है इस क्लास के फौरी बाद, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है कौन सी वाली वीडियो आपको मिली है। ठीक है उसमें आपको जी। ये पता चल जाएगा। इधर बस एक आइडिया आपको दे देता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका एक रिकॉर्ड है। और हमारे मुल्क में पाकिस्तान या जितने भी तरक्की पजीर या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स बहुत कम होती हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं बोला?
खुद कम दे, जो दे रहे हैं वो एक्सपोर्ट है, जो ले रहे हैं वो जी इम्पोर्ट है, तो ले ज्यादा रहे हैं जी मतलब इम्पोर्ट ज्यादा हो रही है। और जो चीजें हम लेते हैं उनको फिर उनकी करेंसी में पे करना है ना, डॉलर में पे करना है। हम जी अमेरिका से चीज ली है, अमेरिका में तो डॉलर चलता है, तो अमेरिका को फिर हमने डॉलर पे करने हैं। तो करेंसी, एक तो डॉलर हमें इसलिए भी चाहिए होते हैं, डॉलर की हमने इम्पोर्ट्स की पेमेंट करनी होती है। यही वजह है कि डॉलर के रेट भी आए दिन ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि डॉलर की सप्लाई कम है, उसके मुकाबले में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो सप्लाई डिमांड का चक्कर है, इसकी वजह से डॉलर की प्राइस भी ऊपर नीचे होती है। तो बहरहाल जब आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस में चल रहा हो सिस्टम, तो फिर तो ये खसारा नहीं होगा, फिर तो ये तवाजन में है। लेकिन जब आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो फिर तो अदायगियों का तवाजन वो खसारे में जा रहा है ना, डेफिसिट में है। जी अच्छा, इसके उलट अगर आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट बहुत कम है, दरामदात बरामदात में ये फर्क है, तो फिर ये सरप्लस में जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक सरप्लस होता है, एक डेफिसिट होता है। डेफिसिट बोलते हैं खसारे को, जब आपके पास पैसे कम है, देने आपने ज्यादा है, तो आपका वो बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर डेफिसिट में है। तो आपका अगर खसारे में जा रहा है, तो खसारे को दूर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा सकती है। सेंट्रल बैंक को चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स को मोटिवेट करे, और आपके जो लोकल इंडस्ट्री है उनको मोटिवेट करे, सब्सिडी दी जाए, लोगों को आसान शराइत पे कर्जे दिए जाएं, जिससे वो लोग खुशी से अपना कारोबार कर सकें। उनको सूद फ्री कर्जे दिए जाएं, या इस तरह की कोई भी वो फंक्शन कर सकती है, जिससे लोग कारोबार ज्यादा करें, आपकी लोकल इंडस्ट्री वो प्रमोट हो, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। एक्सपोर्ट्स में जब इजाफा होगा, तो अदायगियों का तवाजन में खसारा वो खत्म हो जाएगा। समझ लग रही बात? ये काम आपने करना है। 4 पॉइंट है, इन्हीं के बाद देख के रखो इन चारों के, ये खत्म कर दो तनकीदी जायजे। ठीक है, तयन में जरूरी पॉलिसी का किरदार, इसका नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में मॉनेटरी पॉलिसी का रोल। अच्छा, कौमी आमदनी के तयन में इसका किरदार बिल्कुल सेम टू सेम, आपने डायग्राम इसकी सेम है मालियाती पॉलिसी की और ज़रूरी पॉलिसी की। एक तो आपने तफरीते दर में इसका किरदार देखना है, और एक अफराते दर में आपने देखना है। तफरीते दर पता ना किसे कहते हैं भाई? डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन को। तो डिफ्लेशन में आपको पता है कि नेशनल इनकम कम होती है, एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही होती है, और इस वजह से फिर कौमी खजाने को भरने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को चाहिए अपना रोल प्ले करे। अब वो क्या कर सकती है? या तो बैंक रेट वो कम कर दे, शरह सूद कम कर दे, या वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी वो अडॉप्ट करे। तो इजी मॉनेटरी पॉलिसी जब भी वो अडॉप्ट करेगी, तो मजमूई तलब का खत ये ऊपर को शिफ्ट होगा। नीचे ये ग्राफ में मैं आपको सीधा लेके जाता हूँ, ये देखें, ये डायग्राम नजर आ रहा है। जी जी अब इसमें क्या हुआ? ड्यू टू इजी मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गई। अब नया इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से ये पहला इक्विलिब्रियम E1 पे था, और अब नया इक्विलिब्रियम E2 पे आ गया। तो यहाँ से ये एरो आपने बना देना, ये इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड है ड्यू टू इजी मॉनेटरी पॉलिसी, और इस वजह से नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम इजाफा हो गया। ठीक है, कई गुना इजाफा होगा ना नेशनल इनकम में, क्योंकि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। ये कहानी तो हमें पता ही है। तो ये देखें, इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ, और जिसकी वजह से कंजम्पशन में इजाफा हो गया। मजीद फिर कंजम्पशन में इजाफे की वजह से इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में इजाफा हुआ, और ये आपका मजमूई तलब का खत ऊपर को मुंतकिल हो गया, नया इक्विलिब्रियम E2 पे चला गया। तो नेशनल इनकम में तो इजाफा हो गया ना, Y1 से लेके Y2, ये कौमी आमदनी में इजाफा हो गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया ड्यू टू बाय अडॉप्टिंग इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरह इसके ऑपोजिट इन्फ्लेशनरी गैप में हो सकता है। इन्फ्लेशनरी गैप में, या जिसे अफराते दर कहते हैं, अफराते दर में जरूरी पॉलिसी का किरदार इसके ऑपोजिट होगा। उसमें टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वो अडॉप्ट की जाएगी, जिसमें आपका बैंक रेट वो ज्यादा कर दिया जाएगा, या आपके जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं उनको टाइट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए कंजम्पशन नीचे आ गई। कंजम्पशन नीचे आएगी तो इन्वेस्टमेंट भी नीचे आएगी, इन्वेस्टमेंट नीचे आएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नीचे आएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड का खत ये नीचे को शिफ्ट हो गया। और नया इक्विलिब्रियम पहले क्यों E3 पे था, तो अब नया इक्विलिब्रियम E2 पे आ गया। ये एरो इन्होंने साथ बना दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि नेशनल इनकम पहले ज्यादा थी, तो बाय अडॉप्टिंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी नेशनल इनकम कम हो गई। बिल्कुल आसान क्लियर बात है। अगर तो मालियाती पॉलिसी वाला आपने किया हुआ है, तो ये आपको
समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। डायग्राम्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस करना है। उधर आपने मालियाती पॉलिसी के अकॉर्डिंग एंड एक्सप्लेनेशन की थी इस डायग्राम की, यहाँ पे आप जरूरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेंगे। बकाया सारा काम सेम टू सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसके आगे जितने भी टॉपिक हैं वो आपने काट देने हैं। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, तजारती बैंक का मफहूम वगैरह वगैरह ये सारा काट दें। इस चैप्टर में से हमने ये 2 ही क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट, मालियाती पॉलिसी वाला और जरूरी पॉलिसी वाला।